दोस्तों आज मैं आपके सामने 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि 3 मार्क्स में भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अभी हमारा कॉमर्स और साइंस का जो एग्जाम हुई है उस क्वेश्चन को देखकर ये अंदाजा लग चुकी है मेरे भाई कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, ना कि मेरे भाई हमें मॉडल पेपर पर ध्यान देना और ना ही प्रीवियस क्वेश्चन पे। सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों ध्यान देना है हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन पर जो आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और मेरे भाई इसके बाद जो हमारा क्लासेस होगी ना, वो भी क्लास आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही होगा। और चुपचाप से अच्छी तरह से बैठकर सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, रट्टा लगाने के समय नहीं है भाई। चलिए सर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए पहला क्वेश्चन है सर कि अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या मूलतः समस्या का वर्णन करें। हम सभी को पता है मेरे दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में 3 समस्या होती है। कितना मेरे भाई? 3 समस्या होती है। जैसे मेरे भाई एक आता है कि कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, कितनी मात्रा में उत्पादन करें, ये हम लोग सुने होंगे ना। तो वही आपसे पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या मूलतः समस्या का वर्णन कीजिए, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए अर्थव्यवस्था के केंद्रीय या मूलतः समस्या निम्नलिखित है। क्या क्या समस्या है इसका हम लोग डिफाइन करेंगे एक एक स्टेटमेंट के। देखिए पहला आता है सर हमारा क्या उत्पादन किया जाए। पहला जो हमारा आती है कि क्या उत्पादन किया जाए, पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्या उत्पादन किया जाए। इसके अंतर्गत किसी वस्तु का उत्पादन करना और कितनी मात्रा में उत्पादन करना आदि चुनाव की समस्या होती है। मेरे भाई क्या उत्पादन किया जाए, जैसे हमसे पूछेंगे कि मैं अगर आपसे बोलूंगा कि पढ़ो, तो आप क्वेश्चन हमसे करेंगे कि सर हम क्या पढ़ें, किसके लिए पढ़े, कितना पढ़े, आप बोलेंगे या नहीं? तो बिल्कुल आप बोलेंगे मेरे भाई। वही चीज है कि इसके अंतर्गत किसी वस्तु को उत्पादन करना है, किसी भी वस्तु को उत्पादन क्या होती है हमें करना होगा, और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है इसमें बताया गया है कि कितनी मात्रा में हमें उत्पादन करना है आदि चुनाव की समस्या भी होती है। कीमत सिद्धांत के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाता है। और जो हमारा कीमत सिद्धांत है जिसे हम लोग प्राइस थ्योरी बोलते हैं, उसके अनुसार ये जो इनकी जो समस्या आती है कि क्या उत्पादन किया जाए, इनकी समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 1 में बताया। जैसे बंदूक का उत्पादन या मक्खन का उत्पादन, जैसे मेरे भाई बंदूक का उत्पादन किस लिए करें, तो गोली चलाने के लिए। किसको चलाना है? तो जो दुश्मन हमारा उसके लिए चलाना है। मक्खन किस लिए तैयार करें, तो बताएंगे सर कोई भी मक्खन किसी भी हम लोग ब्रेड वगैरह में देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों देते हैं? खाने के लिए देते हैं। तो क्वेश्चन पैदा हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या उत्पादन किया जाए, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। अब पॉइंट नंबर 2 में बात करता हूं मेरे भाई। पॉइंट नंबर 2 कहता है कैसे उत्पादन किया जाए। मैंने तो कहा कि पढ़ो, लेकिन आप बोलेंगे सर मैं कैसे पढ़ूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। तो कैसे उत्पादन किया जाए, इसके अंतर्गत उत्पादन के संगठन और तकनीक जैसे श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक आदि के चुनाव की समस्या होती है। इसमें कैसे उत्पादन किया जाए, तो मेरे दोस्तों अच्छा लेबर लगाएंगे तभी तो अच्छा काम करेंगे, स्पीड काम करेंगे। कोई भी सामान का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो सामान पूरा प्योर होना चाहिए। इम्प्योर अगर होती है, अशुद्ध होता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होती है वो खराब हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसे उत्पादन किया जाए। इसके अंतर्गत उत्पादन के संगठन और तकनीक जैसे श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक आदि के चुनाव की समस्या होती है। उत्पादन सिद्धांत द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाता है। लेकिन मेरे भाई ये हमारा कैसे उत्पादन किया जाए, इसकी समाधान का जो निवारण किए जाते हैं वो हमारा किया जाता है क्या कि किस इस सिद्धांत के समस्या का जो निवारण होता है वो उत्पादन सिद्धांत द्वारा इसका निवारण होती है। इसका जो समस्या है ये उत्पादन सिद्धांत द्वारा प्रोडक्ट थ्योरी के माध्यम से इसके जो समस्या होती है उसको दूर करते हैं। इसी तरह से क्या उत्पादन किया जाए, इसकी अगर समस्या को दूर करना है तो प्राइस थ्योरी जिसे हम लोग कीमत सिद्धांत बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं सर कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। मैं पढ़ तो रहा हूं, मैं किसके लिए पढ़ूं, तब मैं कहूंगा सिर्फ आपको अपने लिए ही पढ़ना है और अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है। वही चीज कह रहा है। इसके अंतर्गत यह समस्या उत्पन्न होती है कि उत्पादन अमीर वर्ग या फिर गरीब वर्ग के लिए किया जाए। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आती है कि अमीर वर्ग के लिए किया जाएगा या गरीब वर्ग के लिए किया जाए, एवं उत्पादन का समाज के वर्गों में वितरण कितनी मात्रा में होता है। यह वितरण सिद्धांत द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाता है। और वितरण सिद्धांत द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाता है किसका मेरे भाई, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो ये मेरे दोस्तों एक बार अच्छी तरह से आप लोग देखिए कि केंद्रीय समस्या
क्या है हमारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये तीन समस्या आती है कि क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। ये जो तीन क्वेश्चन होती है जो हमारे पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और हाँ, आज ही आपका मैराथन क्लास होगी। याद रखना, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मैं मैराथन क्लास में फ्री में जोड़ना चाहता हूं, 1 रुपया भी पैसा नहीं लगेगा मेरे दोस्तों, तो आज शाम के 4 बजे, याद रखना आज शाम के 4 बजे आना ना भूले। कहां पर मेरे भाई? तो हमारे एप्लीकेशन पे। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले और हमारे साथ मैराथन क्लास में जुड़ते रहिएगा। चाहे आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हो, जियोग्राफी का हो, सोशियोलॉजी का हो, या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस का हो। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन जो है ना, वो ये क्वेश्चन इस प्रकार नहीं आएगी, तो आएगा कैसे? देखिए मेरे भाई, आपसे पूछा जाएगा ना कि हमें अस्थापन्न वस्तु किसे कहते हैं। ऐसा बताऊंगा मेरे भाई कि मरते दम तक नहीं भूलोगे। हाँ, अस्थापन्न वस्तु किसे कहते हैं, मरते दम तक नहीं भूलोगे। देखिए आपसे पूछा जाएगा अर्थापन्न वस्तु किसे कहते हैं, पूरक वस्तु किसे कहते हैं, फिर आपसे पूछा जाएगा घटिया वस्तु किसे कहते हैं, या सामान्य वस्तु किसे कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना है, आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं आपका अस्थापन्न वस्तु, जिसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, याद रखना मेरे भाई, जो एक दूसरे के बिना चल सकता है। याद रखना, एक दूसरे के बिना मेरे भाई क्या कर सकता है, चल सकता है, अस्थापन्न वस्तु कहलाता है। मेरे पास चाय है, चाय का दाम बढ़ गया है, मैं कॉफी पीऊंगा। मैं पेंसिल से लिख रहा हूं, पेंसिल का दाम बढ़ गया है, मैं कलम से लिखूंगा। याद रखना मेरे दोस्तों, जो एक दूसरे के बदले चल सकता है उससे हम लोग अस्थापन्न वस्तु कहते हैं। और पूरक वस्तु किसे कहते हैं मेरे भाई, जो एक दूसरे के बिना चल नहीं सकता है। जैसे कलम स्याही के बिना नहीं चल सकता, स्याही कलम के बिना नहीं चल सकता है। जैसे एग्जांपल और दे सकता है मेरे भाई, जैसे हमारा डीजल कार के बिना नहीं चल सकता है और कार डीजल के बिना नहीं चल सकती है। जैसे आटा से रोटी नहीं बन, आटा रोटी दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री गुड्स है। हमारा क्या है, पूरक वस्तु है जो एक दूसरे से नहीं चल सकती है। वही चीज आपसे पूछा गया है कि अस्थापन्न वस्तु किसे कहते हैं, वह वस्तु जो एक के स्थान पर दूसरी प्रयोग में लाई जाती है। एक स्थान पर दूसरी प्रयोग में लाई जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं अस्थापन्न वस्तु। जैसे चाय और कॉफी, चाय अगर नहीं पिएंगे तो कॉफी पिएंगे। अगर पेंसिल से हम लिख रहे हैं, कलम का दाम बढ़ गया तो कलम को फेंक देंगे। समझ में आ रही है ना, मतलब जब एक दूसरे के बदले हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कि अस्थापन्न वस्तु। आइए सर बात करता हूं पूरक वस्तु आखिर किसे कहा जाता है। तो पूरक वस्तु देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं, वे वस्तु जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है। एक वस्तु, वे वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है, एक दूसरे से बिना चल ही नहीं सकता है। जैसे लड़का लड़की के बिना बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता है, इसी तरह से हमारा याद रखना है कि कागज कलम के बिना चल ही नहीं सकता है, कलम कागज के बिना चल ही नहीं सकता है, कार पेट्रोल के बिना चल नहीं सकता है, पेट्रोल कार के बिना नहीं चल सकता है। ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, पूरक वस्तु। अब बात करते हैं सर हम लोग का कि सामान्य वस्तु किसे कहते हैं। अब बात करते हैं सर कि सामान्य वस्तु आखिर किसे कहते हैं। तो वे वस्तु जिनकी उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है। देखिए मेरे भाई, कुछ कुछ ऐसे वस्तुएं होती है जिसकी अगर मेरे दोस्तों मेरा उपभोक्ता, मेरा इनकम अगर बढ़ जाएगी ना, तो मेरा इनकम बढ़ जाएगी तो मैं उस सामान का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करूंगा जो हमारे दैनिक जीवन में उपलब्ध होती है। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं कि अभी मेरा 10,000 सैलरी है, मैं रोज बोलता हूं अपने वाइफ को कि 5 किलो आलू से ज्यादा खपत ना करना। अब मेरा सैलरी 10,000 से डायरेक्ट हो गया अचानक 30,000, मैं कहूंगा अरे ऐसे मत करो, आलू का पराठा खाओ, आलू का चॉप खाओ, आलू का सब कुछ बना, आलू का टिक्किया बना, सब कुछ बना, बोलूंगा या नहीं। तो वो वस्तु जो हमारा आय बढ़ने से वस्तु का मांग बढ़ जाती है, तो ऐसे वस्तु का हम लोग बोलते हैं कि सामान्य वस्तु। जैसे हम लोग खाने पीने का आटा चावल, इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। वह वस्तु जिनकी उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है तथा उपभोक्ता की आय घटने पर मांग घट जाती है। अब मेरा 10,000 सैलरी है, 5 किलो आलू खरीद रहा हूं, मेरा सैलरी घट के 5,000 हो गया, तो क्या मैं तब भी 5 किलो आलू खरीदूंगा? आप बोलेंगे नहीं सर, आप उस समय कितना खरीदेंगे? तो बताएंगे सर 2 किलो। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आपके जीवन में कभी भी ये क्वेश्चन आए कि अस्थापन्न वस्तु किसे कहते हैं, पूरक वस्तु किसे कहते हैं, सामान्य वस्तु किसे कहते हैं, आप आसानी तरीके से
आप इसको मेरे दोस्तों लिख सकते हैं, आप हो सके तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपके पेपर में मेरे दोस्तों पूछा जाता है, ठीक ना। आइए सर बात करते हैं अगला। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों का पूछा गया था मेरे भाई, क्वेश्चन को कर लेना भाई। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना करें, एक क्वेश्चन। और मांग की अपवाद, मांग का एक्सपेक्शन क्या है मेरे भाई, एक्सेप्शन क्या है मांग का, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मांग की लोच को प्रभावित करने वाला क्या क्या कारक है। देखिए विकल्प की उपलब्धों, विकल्प ऑप्शन याद रखना है। मेरे पास चावल, रोटी, मकई, बहुत सारे खाने का सामान है। मुझे ये अगर चावल खाने का मन नहीं कर रहा ना, मैं कोई भी और सामान को खा सकता हूं। इसे हम लोग बोलते हैं कि ऑप्शन। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन होती है, आपको अगर ए पसंद नहीं है तो आप बी लगाइए, बी पसंद नहीं है तो डी लगाइए, डी भी पसंद नहीं है तो सी लगा दीजिए। यह आपके पास क्या है, विकल्प। यदि किसी वस्तु के अच्छे विकल्प उपलब्ध है तो कीमत बढ़ने पर लोग उसे छोड़कर विकल्पों को अपनाते हैं। याद रखना है, यदि किसी भी वस्तु के अच्छे विकल्प उपलब्ध है। अच्छा कोई भी वस्तु है, मान के चलिए चावल का बहुत सारा, दुकान में देखेंगे चावल का बहुत सारा वैरायटी है ना, चावल का बहुत सारा वैरायटी होती है, बोलते हैं ना इंडिया गेट, भारत गोल्ड, जैसे बहुत सारे चावल है। तो कीमत बढ़ने पर लोग उसे छोड़कर विकल्प चले जाएंगे। आप देख रहे हैं मेरे भाई, उन चावल का जो क्वालिटी में खाता था ना, उसका दाम बहुत बढ़ा दिया है। मैं उस चावल को अब नहीं खरीदूंगा, किसी और चावल को खरीदूंगा, है ना। वही चीज कर रहे, जिससे मांग अधिक लोचदार हो जाती है। इससे क्या होगी मेरे भाई कि मांग जो होती है इससे अधिक लोचदार हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस चीज का मेरा डिमांड था, मैं वो डिमांड को छोड़ करके कोई दूसरा सामान को अपना लूंगा, कोई दूसरा कंपनी के चावल को मैं खरीदूंगा। इसे बोलते हैं सर विकल्प की उपलब्धियां। आवश्यकता विलासिता क्या मेरे भाई, अब पॉइंट नंबर हमारा 2 कहता है क्या कि आवश्यकता या विलासिता, आवश्यक वस्तु जैसे हमारा दवाई हो गया, कुछ कुछ ऐसे होते हैं मेरे भाई जिसका मांग बढ़ने पर भी, जिसका कीमत बढ़ने पर भी मुझे खरीदना पड़ता है। जैसे हमारा दवाई हो गया, जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गई, कितना भी कीमत बढ़ जाए मेरे दोस्त, इसे हम खाना कम खाएंगे लेकिन इसे हमें खरीदना ही पड़ेगा, है ना। तो आवश्यकता या विलासिता कहता है कि आवश्यक वस्तु जैसे दवाई कम लोचदार होती है। जैसे आपसे पूछा गया क्या मेरे भाई कि दवाई जो है वो हमारा कम लोचदार होती है क्योंकि इनकी मांग कीमत में बदलाव के बावजूद स्थिर रहती है। इसमें कीमत में कितना भी बढ़ोतरी हो जाए, आज हम लोग जो गैस का टेबलेट खाते हैं आज 5 रुपया है, अगर 50 रुपया अगर हो जाएगी और हमारे पेट में गैस रहेगी, मुझे मजबूरन में उसे खरीदना होगा। ऐसे वस्तु का हम लोग बोलते हैं विलासिता वस्तु, जो मुझे खरीदना ही होगा कितना भी दाम बढ़ जाए, है ना भाई। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, चावल का दाम कितना भी बढ़ जाए मुझे खाना ही पड़ेगा, है ना। वही कह रहे कि आवश्यक वस्तु जैसे दवाई कम लोचदार होती है क्योंकि इनकी मांग कीमत में बदलाव के बावजूद स्थिर रहती है। इनका मांग कितना भी कीमत बढ़ जाए, कितना भी कीमत घट जाए, इसका जो डिमांड है उतना ही डिमांड रहेगी। जबकि विलासिता की वस्तु जैसे महंगे सामान अधिक लोचदार होती है। और ये हमारा क्या होता है मेरे भाई, याद रखना है, ये हमारा अधिक महंगा होती है जो हमारा विलासिता वस्तु होती है। अब आते हैं सर समय। देखिए दोस्तों, हमारे मांग की लोच को कैसे प्रभावित करती है हमारा समय, याद रखना है। हमारा विलासिता वस्तु जो है, हमारा समय जो है मांग की लोच को कैसे प्रभावित करती है, ध्यान से सुनिएगा। समय के साथ उपभोक्ता की आदतें बदलती है भाई, बिल्कुल हाँ। अभी हम लोग गर्मी का मौसम आएगी तो ज्यादा से ज्यादा जूस पियेंगे, है ना। जैसे मेरा फेवरेट क्या है भाई, मेरा केक है, हाँ केक। मैं हर एक ऑनलाइन स्टूडेंट से कहता हूँ जो हमारा ऑनलाइन क्लास चलती है एप्लीकेशन पे, कि जब भी आप लोग पास कर जाए मुझे मिठाई मत खिलाइएगा, मुझे अच्छा सा 10 रुपया वाला केक ला दीजिएगा भाई, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। केक मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। जैसे मेरा गर्मी का मौसम आती है तो मेरे दोस्तों मुझे नींबू पानी बहुत पसंद होती है। तो ये समय के साथ साथ हम अपने जो आदतें हैं ना उसको बदलते हैं। समय के साथ साथ क्या करते हैं, हम अपने आदतों को क्या भी करते हैं मेरे भाई, चेंज करते हैं, ठीक है। तो समय के साथ उपभोक्ता की आदतें बदलती है। लंबे अवधि में, लंबे समय का मतलब होता है मेरे दोस्तों लॉन्ग टाइम में, लंबी अवधि में उपभोक्ता अधिक समायोजन कर सकता है जिससे मांग अधिक लोचदार हो जाती है। शॉर्ट टर्म में मांग कम लोचदार होती है। और शॉर्ट टर्म अगर अधिक से अधिक मेरे दोस्तों याद रखना है कि जो लॉन्ग टाइम तक चलती है कोई भी चीज, उसमें मांग जो है मेरे भाई क्या हो जाती है, अधिक लोचदार होता है, ठीक है। और जो हम लोग शॉर्ट टाइम के खरीदे, जैसे हम मुढ़ी लाएं, मिक्सचर लाएं, मिला के खा गए, ये क्या हो गया, शॉर्ट टाइम के लिए है, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा कम लोचदार है,
ठीक है, नहीं समझ में आया था सर। और पॉइंट देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन देख लीजिए, मांग की लोच को प्रभावित करने वाला तत्वों की व्याख्या करें। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, मांग के नियमों को, मांग के नियम का क्या क्या अपवाद है, अपवाद, मांग के नियम का अपवाद, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए सर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर, कि आय का स्तर, यदि उपभोक्ता की आय अधिक है, अब मेरा इनकम मेरे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है, 50,000 सैलरी है, तो कीमत में बदलाव से उनकी खरीद क्षमता पर कम असर पड़ता है। देखिए मेरे भाई, अगर मेरा सैलरी बहुत है तो अनगिनत पैसा है भाई, है ना, किसी भी सामान की दाम बढ़ जाएगी ना मेरे दोस्तों, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ेगा, मुझे कोई फर्क पड़ेगी कितना दाम बढ़ जाए, मेरे पास तो इतना पैसा है कि हम किसी भी सामान को मेरे दोस्तों मुंह मांगे इनाम दे सकता हूं, है ना। वही चीज यहाँ पे कह रहा था, आय का स्तर, यदि उपभोक्ता की आय अधिक है, अगर कोई भी उपभोक्ता है, जिससे आप एक क्या उपभोक्ता है, आपकी आय अगर अधिक है तो कीमत में बदलाव से उनकी खरीदी क्षमता पर कम असर पड़ता है, जिससे मांग कम लोचदार होती है। आय कम होने पर मांग अधिक की लोचदार होती है। अब मेरा इनकम मेरे दोस्तों एकदम ठस, मेरा इनकम पूरी तरह से घट के एकदम कम हो गया है, 20,000 30,000 हो गया, तो क्या तब भी मैं वो सामान का दाम उतना दे पाऊंगा जो उतना वो बोलेंगे? नहीं, उस समय बोलेंगे पालक कितना किलो, 10 किलो, 10 रुपया पर केजी, मैं कितना बोलूंगा, 5 रुपये केजी दोगे, तब मैं बोलूंगा 5 रुपया में गुटखा मिलता है। कभी बोला है कि 4 रुपये में गुटखा मिलेगा? नहीं बोलते हो ना, तो आपको सब्जी में भी बोलने का हक नहीं है, जबकि गुटखा में आपका शरीर का बर्बादी है, और हमारा साग में जो पालक के पत्तियां हैं इसमें आपका प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, सारी चीज आपको मिल सकती है, लेकिन उसका दाम घटा रही है, ये है हमारा मनुष्यता। आइए सर अब बात करते हैं सर मांग के नियम का जो अपवाद है, बात करता हूं सर मांग के नियम का अपवाद के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा। ध्यान सुनिएगा, पहला मांग के नियम क्या है और मांग के नियम का क्या क्या अपवाद है, ये क्वेश्चन को कर लीजिएगा। मैं अभी सारा क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मांग का नियम कैसे लिखना है, अन्य बातें समान रहने पर, एकदम लिखना है इस तरह से, मांग का नियम, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल, अभी आलू कितना रुपया किलो है, तो 10 रुपया किलो, आलू अभी कितना है मेरे भाई, कम दाम है, 10 रुपया किलो, मैं रोज खरीदूंगा 10-10 किलो, यस या नो। जब आलू की कीमत हो जाएगा 30 रुपया किलो, तो क्या मैं तब भी 10 किलो खरीदूंगा? नहीं भाई, तब मैं खरीदूंगा 5 किलो। वही कह रहा था कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की दाम बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, दैट इज कॉल्ड ऑफ लॉ डिमांड, डिमांड लॉ। ठीक है, चलिए सर अब बात करते हैं मांग के नियम, तो समझ में आ गया, लेकिन समझ में आ रहा है सर मांग का अपवाद क्या है। सुनिए मेरे भाई, मांग के नियम के अपवाद वे परिस्थितियां हैं जिसमें सामान्य नियम जो कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है ना भाई। चाय का दाम बढ़ जाएगी, कॉफी पिएंगे, कॉफी का दाम बढ़ जाएगा, चाय पिएंगे, ठीक है, और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, लागू नहीं होता है, कहता है कि नहीं भाई ये सही नहीं है, इसके पीछे अपवाद है भाई। क्या अपवाद है? पहला अपवाद है मेरे भाई गिफन वस्तु। पहला जो हमारा अपवाद है, पहला जो हमारा एक्सेप्शन है, क्या है मेरे दोस्तों? गिफन वस्तु। ये वे वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है। देखिए मेरा भाई, गिफन वस्तु वे वस्तु होती है जिनकी कीमत बढ़ने पर, अगर दाम बढ़ जाएगी ना तो उसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। हाँ, अगर कोई कोई ऐसे वस्तुएं होती है जैसे ठंडी के मौसम में कंबल, स्वेटर, जैकेट, कितना भी दाम बढ़ जाती है लेकिन मुझे उसे खरीदना पड़ता है, नहीं तो फिर ठंडी से मर जाऊंगा भाई। ये वे वस्तु हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है, जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है। यह तब होता है जब कम आय वाले लोग सस्ती वस्तु की कीमत बढ़ने पर उन वस्तुओं का अधिक खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास अन्य मांगने का विकल्प नहीं होते। जैसे हमारा रोटी और चावल, जैसे हमारा क्या हो गया मेरे भाई, रोटी और चावल, याद रखना, जैसे हमारे क्या हो गया, रोटी और क्या हो गया मेरे भाई, चावल। जैसे बेबलन वस्तु क्या है मेरे भाई, ये वस्तु सामाजिक प्रतिष्ठा और दिखावे से जुड़ी होती है। कुछ कुछ ऐसा वस्तु है मेरे भाई जो हम अपने समाज को दिखाना चाहेंगे, जैसे हमारा सोना का घड़ी होना, है ना, लग्जरी कार होना, ये हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? समाज को दिखाना चाह रहे हैं, देखो मैं कितने बड़े ओहदे पे हूं,
और हकीकत में पता चलता है कि तुम खोखला हो, है ना। वही कह रहे बेबलन वस्तुएं, वे वस्तुएं सामाजिक प्रतिष्ठा और दिखावे से जुड़ी होती है। इनकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ती है। इसकी मांग जो है मेरे भाई, इसका जो मांग है कीमत बढ़ने पर बढ़ती है, क्योंकि महंगी वस्तु अधिक स्टेटस और सामाजिक पहचान का प्रतीक मानी जाती है। आप देखेंगे मेरे भाई, जिस गाड़ी की कीमत ज्यादा होती है ना, लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं। क्यों पता है? तब ना लोग गांव में आकर बोलेंगे देखो मैं 5 लाख रुपए का गाड़ी खरीदा हूं, 5 लाख रुपए का मैं एक बाइक खरीद के लाया हूं। अरे बाप रे बाप, 5 लाख बोलते या नहीं? वही दुनिया में कुछ ऐसे वस्तु है जिसकी कीमत जितना ज्यादा होगी लोग उसे ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे। ऐसे वस्तु को हम लोग बेबलन वस्तु कहते हैं। जैसे हमारा महंगी घड़ियां, लग्जरी कारें, ठीक है। अब आते हैं सर अगला। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं किसके बारे में, हमारा मांग का अपवाद, मांग के नियम का कुछ एक्सेप्शन होती है, अपवाद होता है, इसके बारे में, ठीक है। चलिए सर अब बात करते हैं साथी प्रभावी क्या है मेरे भाई। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर लोग इसे अधिक खरीदने लगते हैं। कीमत बढ़ती है तो लोग अधिक से अधिक खरीदते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि कीमत बढ़ने का मतलब उसकी गुणवत्ता में सुधार होगी। और ये पॉइंट जब भी पढ़ते हैं मेरे दोस्त तो लड़की लोगों का याद आ जाता है। लड़की लोग जब ब्यूटी पार्लर नहीं मतलब कॉस्मेटिक के दुकान पे जाती है तो उसको एक से एक क्रीम दिखाती है, ठीक है, दिखाते हैं जो भी दुकान में होते हैं। तो लड़कियां वो क्रीम को खरीदती है जो क्रीम ज़्यादा महंगा होते हैं। तब उनको लगता है हाँ ये अच्छा क्वालिटी का बना होगा, इसीलिए प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। हाँ, लड़कियां अगर सुन रही है ना, ऐसा कुछ नहीं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का क्या करें, इस्तेमाल करें, है ना। सुने ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, मेरा नाम है वॉशिंग पाउडर निरमा। सुने है ना, वही चीज है, याद रखना है। साथी प्रभाव, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर लोग इसे अधिक खरीदने लगते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि कीमत बढ़ने का मतलब उसकी गुणवत्ता में सुधार, उसकी क्वालिटी में सुधार या उसका मूल्य बढ़ना। यह प्रभाव विशेष रूप से फैशन और ट्रेंड के समान में देखा जाता है। अभी लड़की लोगों का ईद का मौसम आ रहा है ना भाई। ईद के मौसम में देखिएगा एक से एक मेरे भाई आपका लड़कियों का ड्रेस निकलेगा, गाउन, फाउन, माउन, डाउन, क्या क्या बोलता है पता नहीं। उसका जितना दाम होगी ना मेरे भाई, लोग उससे ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि उनको पता है ये अच्छा क्वालिटी का है तभी तो दाम ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। आइए सर पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये सारा मांग का अपवाद है। जैसे मैंने कहा ना कि दाम बढ़ने पर मांग घटेगी, दाम घटने पर मांग बढ़ेगी। यहां पे हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है ना। इसमें जितना दाम बढ़ेगी लोग उतना खरीदेंगे। ये तो मेरा दोस्तों क्या हो रहा है, सीधा संबंध हो रही है ना। वही चीज यहां पे कह रहा है। आवश्यक वस्तुएं, कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाई और खाद्य पदार्थ जिनकी मांग कीमत बढ़ने पर भी स्थिर रहती है। कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसके मांग बढ़ने पे भी मेरे दोस्तों जिसकी कीमत बढ़ने पे भी मांग हमारा स्थिर होती है, ठीक है। जैसे हमारा दवाई और खाद्य पदार्थ जिनकी मांग कीमत बढ़ने पर भी स्थिर रहती है। इन वस्तुओं का उपयोग जीवन के लिए आवश्यक होती है। इन वस्तुओं का उपयोग जो होती है जीवन के लिए आवश्यक होती है, इसलिए इन कीमत में वृद्धि के बावजूद लोग इन्हें खरीदते हैं। कीमत में वृद्धि के बावजूद भी लोग इसे क्या करते हैं मेरे भाई, खरीदते हैं। ऐसे को बोल सकते हैं मेरे भाई हमारा आवश्यक वस्तुएं। तो याद रखना मेरे भाई, ये जो हमारा क्वेश्चन था, मुझे लगता है मेरे भाई कि मांग के नियम क्या है, मांग के नियम किसे कहते हैं और मांग के नियम का क्या क्या अपवाद है, अगर ये सही तरीके से आपने सुन लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, अगला जो वीडियो होगी ना मेरे भाई, मैं नंबरिकल का एक सेक्शन लेकर आ रहा हूं, ताकि नंबरिकल में कैसा भी प्रश्न आए आपसे छूटे ना। अगर आप लोग चाहते कि सर हाँ नंबरिकल का सेपरेट क्लास होनी चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्तों। मैं नंबरिकल का भी क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आइए सर, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की कीमत लोच के विभिन्न श्रेणी क्या होती है। देखिए मेरे दोस्तों, अब ये क्वेश्चन को लेकर मेरे भाई काफी हलचल मचा हुआ स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आती है कि मांग की कीमत लोच। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। सुनिएगा, किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन की मांग की लोच कहते हैं। अब एक फॉर्मूला लिखा था कुछ दिन पहले, इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी, मैंने बताया था, इनटू मेरे भाई पी अपन क्यू। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को चिल्ला के बताया था। यही सर हमारा मांग की कीमत लोच है। यही हमारा क्या मेरे भाई, याद रखना, मांग की कीमत लोच है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं ईडी से,
ठीक है। अब डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, पी क्या है क्यू क्या है, मैंने शानदार तरीके से आप लोगों को समझाया था। ठीक है, आइए बात करते हैं सर, क्वेश्चन में बात करते हैं सर कि किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन, मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, परिवर्तन मांग की कीमत लूज कहलाता है। बस याद रखना है, और ये फॉर्मूला अगर आप नहीं लिखेंगे तो मेरे दोस्तों आपका गलती हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं सर मांग की लोच की श्रेणी क्या है। अब ये डिफिनेशन जो मैं दे रहा हूं इसको ध्यान से सुना कीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आती है, 2 मार्क्स का भी आता है और 3 मार्क्स का भी आता है और 5 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। देखिए, पूर्ण लोचदार किसे कहते हैं? यदि वस्तु की कीमत स्थिर रहे, वस्तु की कीमत आज 2026 में 25 में अगर 5 रुपया कुरकुरे का दाम 2026 में ही क्या होगा, 5 रुपया होगा, तो इससे हम लोग बोलते हैं पूर्ण लोचदार मांग। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण लोचदार मांग। कहता है कि यदि वस्तु की कीमत स्थिर रहे, यदि वस्तु की जो प्राइस है वह स्थिर रहे तथा मांग घटती बढ़ती रहती है, तथा पहले 2020 में 25 को लोग ने खरीदा था, 2026 में 30 को लोग ने खरीदा है, मतलब मांग जो है हमारा बढ़ती है या घटती है, हमारा कीमत स्थिर रहता है तो मांग की कीमत लोच अनंत होती है। तो मांग की जो हमारी कीमत लोच है वो क्या होता है मेरे भाई? अनंत होती है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। ऐसी स्थिति में जो हमारा मांग वक्र है वो एक्स अक्ष के क्या होती है मेरे भाई? समांतर होती है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आपको समझ में आ गया कि पूर्णतः लोचदार क्या है। जब किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहती है और उसका मांग घटता बढ़ता रहता है तो ऐसे वस्तु का हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्ण लोचदार। क्या बताएंगे सर? पूर्ण लोचदार। ठीक है, चलिए सर अब अगला पॉइंट पे आते हैं सर। अब लोचदार मांग क्या है भाई? अब पूर्ण लोचदार में बताएं भाई। अब लोचदार जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो मेरे दोस्तों ऐसे स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं क्या? मांग लोचदार है। नहीं समझ में आया सर? फिर से, जब किसी वस्तु में आनुपातिक परिवर्तन से मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो विलासिता वस्तु की मांग लोचदार होती है। जैसे मेरे भाई हमारा कार हो गया, हमारा एसी हो गई। गर्मी के मौसम में एसी के दाम कितना भी बढ़ जाए लेकिन लोग फिर भी खरीदते हैं। अब आते हैं सर अगला पॉइंट पे, कहता है कि इकाई के बराबर लोचदार। जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बराबर होता है तो आरामदायक वस्तु की मांग लोच इकाई के बराबर होती है। जैसे हमारा पंखा और फ्रिज, ये हमारा क्या है? आरामदायक वस्तुएं हैं। ये मेरा क्या है मेरे भाई? ये सब हमारा आरामदायक वस्तुएं हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त कि ये पॉइंट को आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की कीमत लोच के विभिन्न श्रेणी में वर्णन करें। ठीक है, आइए सर अब बात करते हैं सर मेरे दोस्तों। मैं चाह रहा हूं कि अगला पॉइंट पे बताऊंगा। ये मैं बता चुका हूं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। ठीक है, और आज शाम 4 बजे आना ना भूले। हमारा याद रखना है मेरे दोस्तों किसमें? तो हमारा एप्लीकेशन पे। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है हमारा एप्लीकेशन का लिंक, उनको डाउनलोड कर ले और हमारे साथ शाम 4 बजे हमारा मैराथन क्लास में जुड़कर आप अच्छी तरह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्राप्त करके अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात करता हूं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।